हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो बच्चों, हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इसमें अल्कोहल और फिनॉल ये दोनों ही हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब जो लास्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा ईथर रह गया, आज के वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। तो आज मैं ईथर का क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और इसमें आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं ये सब बताऊंगी। तो सबसे पहले ईथर का हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए ईथर। तो ईथर क्या होते हैं? तो ईथर एक्चुअली में अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, हम ईथर को बोल सकते हैं कि दे आर अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। हाउ, चलिए देखते हैं हम लोग। ये है हमारा अल्केन और यहाँ से अगर मैं एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दूँ अल्कोक्सी ग्रुप से, सपोज OR ग्रुप से, और हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, तो जो मुझे मिल रहा है बच्चों वो मिल रहा है ईथर। दिस इज ईथर। अब मैं यहाँ पर अगर ऐसे ना लिख के इसको इस तरह से लिखूं, तो ये वाला ये एक्चुअली में अल्केन है। अभी मैंने मीथेन लिखा था, अब यहाँ पे मैं अल्केन लिख रही हूँ। ये अल्केन है। सपोज यहाँ इसका एक हाइड्रोजन हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया अल्कोक्सी ग्रुप से, तो ये फॉर्मेशन हो गई किसकी बच्चों? ईथर की। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं तो इट इज डाई एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। अब वाटर के क्या है ये? तो डाईएल्काइल डेरिवेटिव्स हैं। कैसे हैं? तो हम पहले वाटर बना लें। दिस इज वाटर। अब इसके दोनों हाइड्रोजन को अगर मैं रिमूव कर दूं और उसकी जगह पे 2 एल्काइल ग्रुप ऐड कर दूं, तो फॉर्मेशन हो जाती है किसकी बच्चों? ईथर की। ओके, नाउ एल्कोहल्स का देख लेते हैं हम लोग। तो मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स के ये मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स हैं। जैसे सपोज मैंने एक अल्कोहल ले लिया है और अल्कोहल का जो ये H है उसको मैं रिमूव कर रही हूँ एक एल्काइल ग्रुप से, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दे रही हूँ। तो ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल गया और उसकी जगह पर आ गया है एक एल्काइल ग्रुप और फॉर्मेशन हो गई है किसकी बच्चों? ईथर की। ओके, तो ये हो गया हमारा एक जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि ईथर क्या होते हैं। तो ईथर अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? अल्केन के। एंड डाई एल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं वाटर के। एंड मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं अल्कोहल के। देख रहे हैं आप लोग कि अल्केन से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, उसकी जगह अल्कोक्सी ग्रुप लगाया, तो मुझे क्या मिल गया बच्चों? ईथर। नाउ वाटर में मैंने दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है 2 एल्काइल ग्रुप से, तो मुझे मिल गया है ईथर। और अल्कोहल में बोले तो एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है किससे? एक एल्काइल ग्रुप से, तो हम लोगों को मिल गया है ईथर। ओके, तो ये हो गया एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन और अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। तो पहले इसको एक नोट कर लीजिए। तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तो हेडिंग लगा लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तो सबसे पहले हम लोग ईथर को 2 क्लास में क्लासिफाई करते हैं बच्चों। एक है अपना एलिफैटिक ईथर और जो सेकंड है हम लोगों का वो है एरोमेटिक ईथर। तो एलिफेटिक ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप होगा
वो एलिफेटिक होगा। सपोज CH3O CH3 या फिर C2H5O C2H5, या हो सकता है कि CH3O C2H5, कुछ इस तरह से। तो ये आ जाएंगे हमारे एलिफेटिक की कैटेगरी में। लेकिन अगर एरोमेटिक की बात हो रही है तो एटलीस्ट एक भी जो हमारा ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप होगा वो एरोमेटिक होगा। सपोज यहाँ पे मैं एक एरोमेटिक रिंग ले लेती हूँ ये, या फिर हो सकता है कि दोनों जो एल्काइल्स हों वो एरोमेटिक ही हों। तो इस तरह के ईथर्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों एरोमेटिक ईथर, जिसको हम AR मीन्स एराइल ग्रुप एंड ROAR इस तरह से भी डिनोट करते हैं एरोमेटिक ईथर्स को। जबकि इसको हम ROR या ROR' इस तरह से करते हैं, मीन्स ये एलिफेटिक्स। ओके, तो ईथर को अभी हमने एलिफेटिक और एरोमेटिक में क्लासीफाई किया है। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप एलिफेटिक फॉर्म में हो, कोई रिंग नहीं है, तो हम उसको इस कैटेगरी में रखेंगे। और वहीं ऑन द अदर हैंड एरोमेटिक्स में हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के एक तरफ अगर एलिफेटिक मतलब विदाउट रिंग वाला एल्काइल ग्रुप है और एक रिंग वाला है तो ये एरोमेटिक में आएगा। मीन्स रिंग कैसी होनी चाहिए, तो एरोमेटिक होनी चाहिए, या फिर बोथ साइड एरोमेटिक रिंग्स हो तो भी ये एरोमेटिक ईथर्स की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अभी इसके अलावा इसके 2 क्लास और हैं, तो पहले आप इसको नोट करिए फिर मैं आगे बताती हूँ। नाउ इसके अलावा ईथर को हम लोग अनदर जो क्लास है वो है सिंपल ईथर, या हम इसको सिमेट्रिकल ईथर भी बोलते हैं। और वही दूसरा जो है वो अनसिमेट्रिकल ईथर्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बच्चों मिक्स्ड ईथर्स। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग उसको समझते हैं। सिंपल ईथर में क्या होता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप होते हैं बच्चों वो होते हैं सेम। जैसे यहाँ पर भी मैंने मिथाइल लिया है तो इस तरफ भी मिथाइल है, इसलिए इसको सिमेट्रिकल भी बोलते हैं कि अगर हम बीच से कट करें तो ये 2 इक्वल पार्ट में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं। वैसे ही एक और मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल, अगर C2H5 और इस तरफ भी मैंने C2H5 लिया तो ये भी किस कैटेगरी में आ रहा है, सिमेट्रिकल में। या फिर हम बोलें कि मैंने 2 बेंजीन रिंग ऑक्सीजन के दोनों तरफ लगा दिए हैं तो ये भी हमारा सिंपल ईथर या फिर सिमेट्रिकल ईथर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये भी कैसा है, सिमेट्रिकल है। नाउ अनसिमेट्रिकल नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीजन के दोनों ओर जो एल्काइल ग्रुप हैं वो सेम नहीं होंगे, कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पर मिथाइल तो इधर पे इथाइल है, अब हम इसको अगर कट करते हैं मिडिल से तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम इसको अनसिमेट्रिकल ईथर भी बोलते हैं। या फिर मैं ले सकती हूँ कि एक मैंने यहाँ पर एरोमेटिक एराइल रिंग ली है और दूसरी तरफ मैंने ले लिया है एक एल्काइल ग्रुप जो कि एलिफेटिक है, तो ये भी हमारा मिक्स्ड ईथर की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो नोट करिए इसको, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ईथर का होगा। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं इसमें ईथर्स में आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो हेडिंग लगा लीजिए, आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। तो सबसे फर्स्ट जो आइसोमेरिज्म इसमें देखा गया है वो है मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म आप लोगों ने 11th में पढ़ा ही होगा कि फंक्शनल ग्रुप के अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाए तो उसको हम आपस में क्या बोलेंगे, तो मेटामेरिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैंने ले लिया है डाई इथाइल ईथर, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, C4H10O। अब इसके कितने मेटामर्स हम बना सकते हैं, तो एक मेटामर्स तो हमारा बन जाएगा CH3O CH2
CH2CH3। एक तो ये बन गया अपना, दिस इज डाईमिथाइल ईथर एंड दिस इज मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ओके, नाउ एक और हम बना सकते हैं, CH3OCH, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप एंड ये जो है हमारा वो मिथाइल है। तो फिर हमने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप चेंज कर दिए हैं, तो दे ऑल आर, ये जो 3 हैं दे ऑल आर मेटामर्स। ओके, तो ये हो गया इसमें मेटामेरिज्म। नोट करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। सेकंड हम लोग इसमें देख देते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो मेटामेरिज्म के बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नेम से ही समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो एक्चुअली में जो मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स होते हैं बच्चों, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईथर। तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। कैसे होते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं डाईमिथाइल ईथर ले लूँ तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C2H6O। तो डाईमिथाइल ईथर, और अगर मैं इथेनॉल बना लूँ C2H5OH, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या हैं, सेम, बट फंक्शनल ग्रुप हमारा चेंज हो गया। एक ईथर है तो एक क्या है, अल्कोहल। ओके, तो नोट करिए इसको। तो बच्चों नेक्स्ट है हम लोगों का पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो थर्ड हो गया पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या होता है बच्चों, तो इसमें हम लोगों का जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। जैसे फंक्शनल ग्रुप किसी में 1 पे है तो किसी में 2 या 3 ऐसे, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक ईथर ले लेती हूँ, अब ये यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या होगी, तो दिस इज एल्कोक्सी एल्केन, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब इसी का हम लोगों को एक आइसोमर बनाना है जो कि पोजिशनल होगा, जिसमें हमारी जो फंक्शनल ग्रुप है एल्कोक्सी या मिथॉक्सी, उसकी पोजीशन को चेंज कर देना है। तो चलिए उसको चेंज कर देते हैं हम लोग। तो ये पोजीशन चेंज हो गई है, दिस इज एल्कोक्सी एंड दिस इज एल्केन। तो नंबर 2 पे आ रहा है हमारा मिथॉक्सी, तो नेम हो जाएगा बच्चों 2-मिथऑक्सी प्रोपेन। तो पैरेंट चेन जो है वो तो प्रोपेन 3 कार्बन की है, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है एल्कोक्सी वो 1 पर है, और यहाँ पर कितना हो गया 2, तो दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बच्चों, तो C4H कितने हो गए 3, 5, 7, 10 एंड ऑक्सीजन 1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, काउंट करके देख लीजिए। एंड नाउ एक और हम लोग कर लेते हैं, लास्ट है चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म नेम से ही समझ में आ रहा होगा बच्चों कि यहाँ पे जो हमारी पैरेंट चेन है वो डिफर कर जाएगी। सपोज जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है दिस इज मिथॉक्सीब्यूटेन, दिस इज मिथॉक्सीब्यूटेन, और इसमें जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ रहा है, कार्बन कितने आ रहे हैं बच्चों अपने, वो आ रहे हैं अपने 5 आ रहे हैं, और हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं 12, और ऑक्सीजन 1। अब इसी का एक और आइसोमर्स बनाएंगे, लेकिन जो हमारी ये पैरेंट चेन है 4 कार्बन की वो कम हो जानी चाहिए। तो वैसा ही हम लोग करते हैं यहाँ पे।
ये बन गई हम लोगों की दूसरी जो ईथर की, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O है, उसका ही हमने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें पैरेंट चेन अभी हमारी कितने कार्बन की आ रही है, ओनली 3। दिस इज एल्कोक्सी, ये हमारा एल्कोक्सी वाला पार्ट है, जैसे कि ये हमारा एल्कोक्सी वाला है, और यहाँ पे पैरेंट चेन 1 2 3 एंड 4 की आ रही थी। अभी इसका नेम हम लोग क्या करेंगे, तो दिस इज मीथऑक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो ये हो गया आइसोमेरिज्म ईथर में कंप्लीट। तो 4 टाइप के आइसोमेरिज्म थे इसमें बच्चों। मेटामेरिज्म था, उसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म था, एंड द थर्ड इज पोजिशनल, एंड फोर्थ इज चेन। ओवर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में अभी आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो बच्चों अब हम लोग ईथर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं जल्दी से। तो हेडिंग लगा लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। तो ईथर का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन मिडिल में होगा, एंड नाउ 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं इसमें, और 2 इसमें लोन पेयर होगा बच्चों। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज है तो कैसा होना चाहिए बच्चों, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। बट इसमें लोन पेयर कितने होते हैं बच्चों, तो लोन पेयर होते हैं 2, जो कि ज्योमेट्री को, जो इसका स्ट्रक्चर है उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉर्ट कर देंगे। और उसके बाद बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो देख रहे हैं आप लोग, ये है इसके बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर इसके 2 है, इसलिए टोटल नंबर कितना आ रहा था अपना 4। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही थी वो sp3। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर जो है बच्चों इसमें दिख रहे हैं आप लोग, वी शेप्ड उल्टा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वेंट शेप्ड हो जाता है। जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो वेंट शेप्ड हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें, तो बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितना होना चाहिए, तो 109 डिग्री 28 मिनट्स ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर हो जाता है ड्यू टू एल्काइल जो ग्रुप है, जो कि बल्कियर ग्रुप है, इसमें रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये थोड़ा इंक्रीज होके 110 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है बच्चों वो आ रहा है अपना 110 डिग्री। और इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है 2 बल्कियर ग्रुप। ये जो बल्कियर या अल्काइल ग्रुप्स हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए बॉन्ड एंगल जो कि sp3 का होना चाहिए 109, उससे स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग मिलते हैं, आगे की इसकी प्रिपरेशन मेथड को देखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।